अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हेयर मुस्तफ़ा फ़ैयाज़। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस डी वायरस की। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने हेपेटाइटिस ए बी सी को कंप्लीट किया है। तो आज की वीडियो हेपेटाइटिस डी वायरस पर है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके इन हेपेटाइटिस को भी पढ़ सकते हैं। तो चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेपेटाइटिस डी वायरस। तो हेपेटाइटिस डी वायरस को हम हेपेटाइटिस डेल्टा भी कहते हैं। तो डेल्टा कहने की क्या वजह है कि ये जो है वो सिर्फ़ एक ही प्रोटीन को इनकोड करता है जिसका नाम है डेल्टा एंटीजन। तो हम कहेंगे कि ये है हमारा हेपेटाइटिस डेल्टा। और डेल्टा की रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक ही प्रोटीन को इनकोड करता है जिसका नाम है डेल्टा एंटीजन। तो चलें जी, मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है वो हमारे पास एनवेलोप्ड वायरस है। एनवेलोप्ड वायरस जब हम हेपेटाइटिस को देखते हैं तो हम कहते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो वायरसेस एनवेलोप्ड हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस एनवेलोप्ड है, हेपेटाइटिस सी वायरस एनवेलोप्ड है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस एनवेलोप्ड है। हेपेटाइटिस ए जो है वो नॉन एनवेलोप्ड है। तो चलिए जी, देखते हैं अब हम मज़ीद इसकी। तो हम कहते हैं कि इसका साइज़ जो है, साइज़ वो है इसका 35 से 37 नैनोमीटर के राउंड अबाउट साइज़ है। डायमीटर 35 से 37 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसके अलावा इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अबाउट 30 टू 180 डेज़ है, जिसको कि हम मीन में कह सकते हैं कि वो राउंड अबाउट 60 टू 90 डेज़ बन जाएंगे। तो हम इंक्यूबेशन पीरियड लिखते हैं। वो वैसे तो 30 टू 180 डेज़ हैं, बट मीन में हम कह देते हैं कि वो बन जाएंगे 60 टू 90 डेज़। फिर हम देखते हैं कि ये जो है वो उसका इसका जो जीनोम है वो कैसा है। ये है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम और किसका है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है हमारे HAV का, HCV का, इन दोनों का भी HDV के साथ कि जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस का जो है वो पार्शली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जीनोम है। तो हम कहेंगे कि इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। हम जब हेपेटाइटिस डी वायरस को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये ख़ुद से रेप्लिकेट नहीं करता, बल्कि जो है ऐसे पर्सन में होगा जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से जो है वो इन्फेक्टेड रहा हो, क्योंकि इसने हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस एंटीजन को यूज़ करना होता है अपनी जो है वो मतलब अपने स्प्रेड के लिए कह लें कि या फिर अपनी ग्रोथ के लिए कह लें, इसने यूज़ करना होता है। तो हम कहेंगे कि ये ख़ुद से रेप्लिकेट नहीं करता। और यूज़ करता है ये हेपेटाइटिस बी वायरस की सरफेस एंटीजन, HBS एंटीजन। ठीक है, HBS एंटीजन यूज़ करता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये जो है इसका कोई विरियन पॉलीमरेज़ नहीं है, बल्कि ये जो है वो होस्ट के पॉलीमरेज़ को यूज़ करता है।
ठीक है। इसके अलावा ये रेप्लिकेट जो करता है इन न्यूक्लियस करता है। जब हमने हेपेटाइटिस ए वायरस पढ़ा था तो हमने कहा था कि वो रेप्लिकेट करता है इन साइटोप्लाज्म और ये करता है इन न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है। इसके अलावा इसकी 1 सीरोटाइप है, क्योंकि हमने कहा था कि ये ऐसे पर्सन में होगा जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट रहा हो। तो क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस के भी ओनली 1 सीरोटाइप है, तो इसकी भी सिर्फ 1 सीरोटाइप होगी। ठीक है। इसके अलावा इसको हम डिफेक्टिव वायरस भी कहते हैं। डिफेक्टिव हम क्यों कहते हैं कि जनाब इसने जो है वो अपनी जो है वो क्योंकि इसके पास अपने एनवेलप प्रोटीन के लिए कोई जीन नहीं है, और तो ये ख़ुद से रेप्लिकेट जो है ना वो नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट्स डिटेक्टिव वायरस। वायरस उसकी रीज़न क्या है कि नॉट हैव जीन फॉर इट्स envelope protein, hence cannot replicate by itself. By itself. अच्छा, तो सीरोटाइप वाली बात मैंने बता दी थी ना कि सीरोटाइप इसकी 1 है, क्योंकि HB सरफेस एंटीजन की भी एक ही सीरोटाइप है। ठीक है। इसके अलावा इसकी नेगेटिव पोलैरिटी है, जबकि हमने जो हेपेटाइटिस सी वायरस पढ़ा था वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम था, उसका भी वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ था। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो चूँकि ये कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस बी वायरस से लिंक्ड है, तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है एज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो चलें जी देखते हैं। ट्रांसमिशन HPV। ठीक है। और किस तरह से HPV के 3 तरह के ट्रांसमिशन थे, विया ब्लड, विया सेक्शुअली और पेरेंटली। पेरेंटली का मतलब फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो हम कहेंगे कि विया ब्लड, सेक्शुअली और पेरेंटली। पेरेंटली मदर टू चाइल्ड, मदर से न्यूबॉर्न। ठीक है। ये 3 तरीके थे हेपेटाइटिस बी के, और यही हैं हेपेटाइटिस डी वायरस के। तो ये हो गई जनाब इसकी ट्रांसमिशन। इसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन जो है वो नीडल्स वगैरह से हो सकती है, कि जैसे ड्रग अब्यूज़र्स एक ही सिरिंज से काफ़ी सारे लोग इंजेक्ट हो रहे हैं, तो नीडल्स से भी स्प्रेड हो सकता है ये। ठीक है। कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वगैरह। तो ये कुछ इसकी ट्रांसमिशन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की।
तो हम कहते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो सेम है काफ़ी हद तक। लेकिन हम ये देखते हैं कि हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो इटसेल्फ जो है वो सम साइटोपैथिक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है ऑन हेपेटोसाइट्स, और डैमेज जो है वो फिर भी हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से ही हो रहा है हमारे हेपेटोसाइट्स को, कि जब हेपेटोसाइट्स पर वायरल एंटीजन आएगा तो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो फाइट करेंगे और उसके रिजल्ट में हमारे हेपेटोसाइट्स डैमेज होंगे। बट हेपेटाइटिस डी वायरस के कुछ साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स हैं सेल पर, यानी कि ये खुद से सम स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं हमारे हेपेटोसाइट्स में। तो हम कहेंगे कि वैसे तो ये सिमिलर है विद हेपेटाइटिस बी वायरस, लेकिन HDV has some cytopathic effect on cells. साइटोपैथिक इफ़ेक्ट। इसके अलावा जब हम इसकी उसकी बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो हम कहते हैं IgG जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होती है बहुत लंबे अरसे तक भी, मतलब काफ़ी लंबा टाइम गुजर चुका है लेकिन फिर भी हमें ये एंटीबॉडी नहीं मिल रही है। तो IgG is not detected for a long time, is not detectable for long time. इसके अलावा जो है वो हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है ना वो लाइफ लाइन क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। जो वीदर होता है उसमें लाइफ टाइम मतलब या लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से। और ये जो हम बात करते हैं कि ये सम साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स की, तो वो साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मेनली हो रहे होते हैं हमारे डेल्टा एंटीजन की वजह से, जिसको ये इनकोड करता है हेपेटाइटिस डी वायरस। तो हम कह देते हैं कि ये साइटोपैथिक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है इसका डेल्टा एंटीजन, ठीक है। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। तो हम कहते हैं कि हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ऐसे ही, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि ऐसे ही पर्सन को होगा जो हेपेटाइटिस बी वायरस जिसको हो चुका है या फिर जो गुज़र रहा है, यानी कि पर्सन को इन्फेक्ट भी हो सकता है कि मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस था उसे और साथ ही हेपेटाइटिस डी वायरस भी हो गया, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कभी ज़िंदगी में हुआ तो फिर उसे दोबारा हेपेटाइटिस डी वायरस भी हो सकता है, क्योंकि इसने होना तो हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो हेपेटाइटिस बी के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसके लिए ज़रूरी है हेपेटाइटिस बी वायरस भी हो। तो हम कहेंगे कि इन पर्सन हेपेटाइटिस डी वायरस जो हो रहा है वो इन पर्सन इन्फेक्टेड विद HBV, HBV, ठीक है। या तो वो को इन्फेक्ट होगा, ठीक है। और जब वो को इन्फेक्ट होगा यानी कि उसको अगर हेपेटाइटिस बी भी है हेपेटाइटिस डी भी है तो वो ज़्यादा सीवियर होगा बनिस्बत कि अगर उसे हेपेटाइटिस जो है वो बी अकेला है उससे। तो हम कहेंगे कि अ पर्सन को इन्फेक्टेड विद
बी एंड डी और एच डी बी is more severe than एच बी वी अलोन, क्योंकि एच डी वी अलोन तो हो ही नहीं ना सकता, इसके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एच बी वी तो अकेला हो सकता है ना, तो एच बी वी अलोन से ज़्यादा है सीवियर। ठीक है, इसके अलावा जो क्रॉनिक कैरियर होगा हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो ऐसे में अगर उसको हेपेटाइटिस डी भी है हो गया तो वो मज़ीद सीवियर हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिवर के फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी जो है ना वो कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो है ना वो ये लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगा उसके लिए। तो हम कहेंगे कि क्रॉनिक कैरियर में of HBV with HDV is more severe, life-threatening, and life-threatening, more severe and life-threatening। और ये क्या कर सकता है हमारा जो है वो लिवर फेलियर हो सकता है, कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाएगा उसे। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगा ना, मतलब डेथ के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो ये हो गई हमारी इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके लैब डायग्नोसिस पर। लैब डायग्नोसिस, तो हम कहते हैं कि इसका लैब डायग्नोसिस कुछ ऐसे करते हैं कि या तो हमें आईजीएम एंटीबॉडी दिख जाए, क्योंकि आईजीजी की तो बात की थी ना मैंने यहाँ, कि आईजीजी तो काफ़ी अरसे तक भी हमें देखने को नहीं मिलती है, मतलब डिटेक्ट नहीं हो पाती है। तो आईजीएम एंटीबॉडी, क्योंकि हम आईजीजी और आईजीएम दोनों की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात करते हैं हेपेटाइटिस बी में भी, तो आईजीएम को ढूंढते हैं, आईजीएम एंटीबॉडी को, या फिर हम कहते हैं कि हमें जो है ना वो डेल्टा एंटीजन मिल जाए, तो कुछ भी मिल जाए तो इसकी जो है ना वो डिटेक्शन हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इसका टेस्ट ऐसे किया जाता है डिटेक्ट द डेल्टा एंटीजन या फिर हमारे आईजीएम एंटीबॉडी। जीएम एंटीबॉडी, तो ये हो जाती है इसकी फिर लैब डायग्नोसिस। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट प्रिवेंशन पर। तो हम कहते हैं कि जो हमारी इंटरफेरॉन है, पेग इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2A, वो जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ देती है हेपेटाइटिस डी के अगेंस्ट, बट ये क्रॉनिक स्टेट को एरेडिकेट नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है इसके ख़िलाफ़, सिर्फ इम्यूनाइजेशन हो सकती है, वो भी एचबीवी की वैक्सीन से, क्योंकि एचबीवी की वैक्सीन अगर लग गई है तो एचडीवी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके होने के लिए, एचडीवी के होने के लिए, जैसे कि मैं पहले भी बताया था कि हेपेटाइटिस बी का होना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब वो हुआ हो, क्योंकि उसी के सरफेस एंटीजन से इसने रेप्लिकेट करना है और जो है ना स्प्रेड होना है, तो वो ही अगर नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर हो गया है किसी को, तो जो पैग इंटरफेरॉन है हमारी, मैंने पहले भी काफ़ी इसका जिक्र किया है, पैग इंटरफेरॉन का ये काफ़ी यूज़ होती है हेपेटाइटिस के अंदर। अल्फ़ा 2A,
जो है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है बट अगेन फॉर द क्रॉनिक स्टेट फॉर condition but cannot eradicate. इसके अलावा इसकी कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है। ख़ास तौर पे HDV की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम HBV की वैक्सीन लगाते हैं, ये बात याद रखें। HDV की कोई वैक्सीन नहीं है बट हम HBV की लगाते हैं ताकि ये ना हो। नो एंटीवायरल थेरेपी बट इम्यूनाइजेशन हम कर सकते हैं इसकी। इम्यूनाइजेशन हो सकती है यूजिंग HBV वैक्सीन। ये आपको पता चली गया है, मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया है कि HBV की वैक्सीन अगर लगा ली है तो उसका एंटीजन नहीं आ सकता फिर, ठीक है ना, ये HBV नहीं हो सकेगी। और अगर HBV नहीं होगी किसी पर्सन को तो HDV होने का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। HDV वायरस कंप्लीट आज की वीडियो में कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हेपेटाइटिस E और G वायरस को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा हेपेटाइटिस का होल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चंस और क्यूरीज़ हैं आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।